ओके डियर फ्रेंड्स, तो मेरा विश्वास है कि आपको सैटरडे संडे मौका मिला होगा पढ़ने का और आपने अच्छे ढंग से उसको पढ़ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तरक्की काफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेथड मैंने आपको सिखाने का प्रयत्न किया है, ये यूपीएससी फील्ड के लिए मेथड नया है, लेकिन ये सबसे सटीक है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस मेथड को आप लोग जरूर एसिमुलेट करिए। वर्टिकल स्टडी तो सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्टिकल स्टडी में आपका एक लिमिटेशंस बना रहता है, क्योंकि चीजों को आप याद करके बहुत नहीं कर सकते। जब आप हॉरिजॉन्टल स्टडी करोगे तो हॉरिजॉन्टल स्टडी में आप क्षैतिज जो पढ़ाई करोगे उसमें आपको एक से दूसरे को लिंक करके चीजें आपको बहुत याद रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप एनालिसिस बहुत बढ़िया कर पाओगे। तो हम लोग अभी पार्ट 4 में चल रहे हैं। पार्ट 4 में लास्ट है और शुरू हुआ 2 विश्व युद्धों के बीच यूरोप है। आज अगर संभव हो सका तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ओरिजिन पर भी चले जाएंगे। अभी फांसीवाद और नाजीवाद और फिर हिटलर और मुसोलिनी और हिटलर की विदेश नीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने जो आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था सबसे लास्ट में, और वो क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालिए आप। विश्व आर्थिक मंदी 1900 ने पूंजीवाद को एक मानवीय मुखौटा प्रदान किया। परीक्षण कीजिए 150 शब्द। अब यह बताइए कि यह क्वेश्चन हो चुका या परेशानी है या मेरे हेल्प की आवश्यकता है, बताइए। मानवीय मुखौटा का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। विश्व आर्थिक मंदी ने मानवीय मुखौटा प्रदान किया। इससे आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर किया है? मेरी सहायता की आवश्यकता है, जल्दी बताइए ताकि मैं आपको अपनी सेवा अर्पित कर सकूं। हेल्प चाहिए। मानवीय मुखौटा मतलब उसको ज्यादा मानवीय बनाना। तो वास्तव में ये सोच कर निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि देखो, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपने आप को लेट डाउन फील मत करना, गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बर्डन ज्यादा दे रहा हूं। जैसे आज मैं टॉपिक पढ़ाता हूं और कल लिख कर लाने के लिए बोलता हूं, तो आप अभी क्या होते हैं, टॉपिक को मुश्किल से ठीक से कुतर भी नहीं चुके होते हैं। और जो राइटिंग का स्टेज आता है वो 3rd स्टेज आता है। टॉपिक को कुतरा जाता है, कुतरने के बाद चबाया जाता है, चबाने के बाद जुगाली की जाती है, और जुगाली करने के बाद जब झाग वाग निकलने लगता है तब समझिए टॉपिक होगा, उत्तर क्वेश्चन, तब क्वेश्चन सटीक क्वेश्चन का उत्तर आएगा। लेकिन अब तो मैं जानता हूं, जैसे आप मान लीजिए अब पता आपके झाग निकलने की प्रतीक्षा करूं तो पता चला मेरा क्लास तो समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों चीज करवाता हूं कि जल्दी कुतरो, जल्दी चबाओ, जल्दी जुगाली करो और जल्दी झाग निकालो और जल्दी उत्तर करो। तो मैं आपके बर्डन को बढ़ा देता हूं। तो इसलिए चिंता मत करिए। जैसे देखिए, अगर आपको टॉपिक पूरी समझ में होती तो पहले आप यह देखते कि मानवीय मुखौटा का मतलब क्या है। पहले क्या था? तो पहले यह था कि आप इसको ऐसे देते कि पूंजीवाद के इतिहास में, पूंजीवाद के विकास के इतिहास में आर्थिक मंदी एक विभाजक रेखा बनकर आई। माने पूंजीवाद के विकास के इतिहास में आर्थिक मंदी एक विभाजक रेखा बनकर आई। पूंजीवाद के विकास के इतिहास में आर्थिक मंदी एक विभाजक रेखा बनकर आई। एक विभाजक रेखा बनकर आई।
आर्थिक मंदी एक विभाजक रेखा बनकर आई। हाँ देखिए, हाँ देखिए, मंदी से पूर्व का पूंजीवाद, हाँ, क्लासिकल अर्थशास्त्र पर आधारित था, इसका बल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की, यानी लेसेज फेयर जिसको बोलते हो, की नीति पर रहा था। अतः इसने व्यापक आर्थिक विषमता को जन्म दिया, और अंततः इसी का परिणाम था आर्थिक मंदी। देखो, मतलब मैंने जो यहां पर हमारा रास्ता बन गया। आपको याद होगा कि जो मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति थी उसमें खुली मुनाफा को प्रोत्साहन था, तो उससे क्या हुआ, टैक्स भी कम लगते थे, राज्य की भूमिका केवल लॉ एंड ऑर्डर तक की थी, तो पूंजीपतियों ने मनमानी की, और फिर इसका परिणाम हुआ कि समाज में आर्थिक विषमता इतनी बढ़ गई कि जिसे तुम आर्थिक मंदी कहते हो, तो आर्थिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण थी आर्थिक विषमता। दैट इज सपोज टू बी एन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इंटेंस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये आर्थिक विषमता इसका एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अब जब मंदी हुई तो पूंजीवाद को बचाने के लिए केनेसियन अर्थशास्त्र और रूजवेल्ट की न्यू डील नीति आगे आई, और इसने पूंजीवाद के स्वरूप को बदल दिया, तथा उसे पूंजीवाद के स्वरूप को बदल दिया कि केनेसियन अर्थशास्त्र ने पूंजीवाद के संचालन में राज्य की भूमिका पर बल देते हुए मांग प्रबंधन का दायित्व राज्य के ऊपर रख दिया। अब राज्य के द्वारा बड़ी मात्रा में कर लगाया जाने लगा, और राज्य के द्वारा सरकारी व्यय का आयोजन किया जाता, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाता, और मजदूरों के लिए भी कल्याणकारी कार्य का आयोजन किया जाता। रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी का बल भी कहीं ना कहीं रोजगार संवर्धन और लोक कल्याण पर था, क्योंकि पूंजीवाद को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अगर पूंजीवाद को जीवित रहना है तो फिर लोगों में क्रय शक्ति का होना अनिवार्य है, और क्रय शक्ति के लिए सरकारी व्यय और लोक कल्याणकारी कार्यों का आयोजन आवश्यक है। इस प्रकार 1929-30 की आर्थिक मंदी ने, निष्कर्ष पंक्ति दे दीजिए, 1929-30 की आर्थिक मंदी ने पूंजीवाद को एक मानवीय मुखौटा दे दिया। तो आप पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लो, और अपनी भाषा में, आप एग्जैक्ट मैंने जैसे कहा वैसे ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आपकी कलम खुल गई तो कलम कभी नहीं रुकेगी, और वह तभी होगा जो, देखो, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, माय स्टूडेंट्स, मेहनत तो चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, बिना नॉलेज के तो नहीं होता है। लेकिन एक और भी अहम चीज चाहिए, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आप में जब जग जाता है तो क्या होता है कि आप में लड़ने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। दिक्कतें तो होती है, सभी को होती है, लेकिन जिसमें लड़ने की क्षमता और थोड़ी आशावाद होती है तो ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ पाता है।
और जो थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, वो पहले घुटने टेक देता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप घुटने टेकने वाले में हो, आप लड़ने वाले में हो। और मैं चाहूंगा कि विश्व इतिहास समाप्त होते होते तक आप राइटिंग अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो सर मेहुल पूछ रहे हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में कंफ्यूजन है क्या? किसका किसका कौन पूछ रहा है? मेहुल। मेहुल, इसका मतलब है कि आपने मेरे समाजवाद और मार्क्सवाद वाला क्लास नहीं किया है। मैंने अपने मार्क्सवाद वाले क्लास में, अगर आप बाकी बच्चों से पूछिए, अपने सहपाठियों से पूछिए, तो मेहुल वो आपको जवाब देंगे कि मैंने समाजवाद या मार्क्सवाद वाले क्लास में शीशे की तरह साफ कर दिया है कि समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है। समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद में मैंने कहा कि साम्यवाद भी मार्क्सवाद का ही रूप है, लेकिन मार्क्सवाद में जो क्रांति का तीसरा चरण था, जिसको वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज कहा गया, कार्ल मार्क्स ने उसके लिए साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन तीसरा तो चरण कभी आया ही नहीं, तीसरा चरण कभी नहीं आया और क्रांति दूसरे चरण पर रुक गई। तो फिर दूसरे चरण के लिए ही समाजवाद शब्द का प्रयोग होता रहा, सॉरी, दूसरे चरण के लिए ही साम्यवाद शब्द का प्रयोग होता रहा। तो एक्चुअली इसका एक तरह से यूज अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रयोग है, यह प्रयोग कुल मिलाकर मतलब सिनोनिम के रूप में होने लगा, मतलब पर्यायवाची के रूप में होने लगा, मार्क्सवाद, साम्यवाद ये शब्द का प्रयोग। लेकिन वो था, कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली उसको कंसीव किया था क्रांति के तीसरे चरण के लिए। तो ये तो मेहुल मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया था। इसका मतलब है आपने वो क्लास मिस किया है। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्लास में, चूंकि मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाता हूं, तो मेरे क्लास में बीच बीच में अगर क्लास मिस करोगे तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और मैं फिर कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये चीज हो गई मिस्टर अंकुर। और कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब मैंने आपको फांसीवाद क्या है ये कवर कर दिया था। छोटे दुकानदार, शिल्पी, कारीगर, पेरिस शांति समेलन, विश्व आर्थिक मंदी, ये सब तो मैं क्लियर कर चुका था। उसका फांसीवाद की विशेषताएं, जो 8 विशेषताएं हैं, वो आपको क्लियर कर चुका था। इतना तो हम लोग कर चुके थे। अब देखिए, अब इटली में जो फांसीवाद है, वो फांसीवाद के उद्भव की परिस्थितियां अलग रही। और जर्मनी में जो नाजीवाद है, वो नाजीवाद के उद्भव की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग रही। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी दिलचस्प तथ्य है, आप ध्यान करना। जैसे आपको याद होगा कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों आपने कवर किया था। तो इटली का एकीकरण 1 दशक पहले हो चुका था और जर्मनी का एकीकरण 1 दशक बाद घटित हुआ। ओके, उसी प्रकार से फांसीवाद इटली में 1 दशक पहले आया और जर्मनी में 1 दशक बाद। अब देखिए, 1919 में मिलान में मुसोलिनी ने एक फासिडो कॉम्बेटिमेंटो नामक एक संगठन बनाया। मुसोलिनी एक बड़ा ही अवसरवादी नेता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही मुसोलिनी था जो आरंभ में समाजवादी होने का दावा करता था। और इतना बड़ा, आप तो जानते हो कि समाजवादी कहीं ना कहीं वैश्विक व्यवस्था में विश्व क्रांति की बात करते हैं, तो समाजवादी तो राष्ट्रवाद को मानते नहीं, एक मायने में अगर समझो तो मुसोलिनी पर कभी समाजवाद का इतना नशा छाया हुआ था कि राष्ट्रवाद का भी वो विरोध करता था। वो कहता था, जब 1912 में जब इटली ने ऑटोमन साम्राज्य का त्रिपोली क्षेत्र पर हमला कर त्रिपोली को जीत लिया था, तो उसने इसकी आलोचना की थी। वो एक अवंती नामक पत्र का संपादन करता था और उसने एक बार तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रीय झंडा गंदा चिथरा है। मुसोलिनी अपने इटली के झंडे के लिए, अपने राष्ट्र के झंडे के लिए, उसको गटर में फेंक देना चाहिए। और वही मुसोलिनी ने 1922 में यह घोषणा की, वो अवसरवादी नेता, कि हम मुसोलिनी ने कहा कि हम
मतलब समाजवाद के विरुद्ध जंग छेड़ते हैं। अब वही समाजवाद का विरोधी हो गया और उग्र राष्ट्रवादी बन गया। 1919 में उसने मिलान नामक स्थल पर फासिडो कॉम्बेटेंटो का नामक संगठन की स्थापना की और उसका प्रत्येक चिन्ह रखा, क्या जानते हो? गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर मतलब एकता का प्रतीक। अब वह उसका जो फांसी दल है वो सफल क्यों हुआ? तो यहां पर मैंने फांसी दल की सफलता का कारण बताया है कि मुसोलिनी एक बड़ा ही अवसरवादी नेता था। उसने सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया, सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। जैसे पूंजीपतियों को कहा कि हम मजदूरों की हड़ताल से आपको रक्षा करेंगे, और मजदूरों को भी उसने आश्वासन दे दिया कि पूंजीपति जब फैक्ट्री में तालाबंदी करने लगेंगे तो हम रोकेंगे और आपके रोजगार को बचाएंगे। तो दोनों को देखो एक दूसरे से उल्टा वादा। मध्य वर्ग के लोगों, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग कानून व्यवस्था को टूटने से भयभीत थे, तो मध्य वर्ग के लोगों को यह वादा किया कि हम कानून व्यवस्था को बचाएंगे। फिर छात्रों को वादा किया कि हम आपको रोजगार देंगे, और जो इटली के कुलीन थे और मध्य वर्ग के लोग थे उन्हें आश्वासन दिया कि हम साम्यवाद के प्रभाव से इटली को बचाएंगे। क्योंकि साम्यवाद तो आप जानते हो, मार्क्सवाद से तो डर सभी को हो रहा था। और जब आप देखोगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब आर्थिक रूप से उथल पुथल आ रहा था और सोवियत रूस में जब क्रांति हो गई थी, तो हर जगह साम्यवाद को फैलने का खतरा था। तो उसने यह भी वादा कर लिया। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पादन की गिरावट के कारण जो बेरोजगारी को प्रोत्साहन मिला, जिससे निम्न समूह के लोग विक्षुब्ध थे, तो निम्न समूह के लोग विक्षुब्ध थे तो वो भी उसको कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे थे। फिर रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें इटली भी शामिल था, साम्यवादी दल की प्रगति होने लगी। इससे पूंजीपति और कुलीन डर गए, वे मुसोलिनी के हाथ मजबूत करने लगे। अब देखो यही बात हिटलर पर लागू हुई। जब साम्यवाद की प्रगति होने लगी तो दक्षिणपंथी पार्टी का हाथ जानबूझकर मजबूत करने लगे जो पूंजीपति थे और कुलीन थे, क्योंकि उनको डर हुआ कि कहीं साम्यवाद ना आ जाए, इससे बेहतर है फांसीवाद ही आ जाए। और मुसोलिनी के द्वारा जन समर्थन प्राप्त करने के लिए अवसरवादी नीति को अपनाया गया। पहले वह एक समाजवादी दल से जुड़ा हुआ था, परंतु 1922 में उसने घोषणा की, जो मैंने आपको बताया था, कि हम समाजवाद के विरुद्ध जंग छेड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उसने इटली के लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। उग्र राष्ट्रवादियों को उग्र राष्ट्रवादियों को एक आश्वासन दिया था, आपको याद होगा, सेंट जर्मेन की संधि में इटली का मानना था, जो आपको पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसे वो मानता था जो एड्रियाटिक क्षेत्र में उसको कुछ भूभाग मिलने वाला था, वह एड्रियाटिक क्षेत्र में उसको भूभाग नहीं मिला, तो उसने यह घोषणा की थी कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो इस तरह से उसने कहीं ना कहीं तो इस तरह का आश्वासन दिया था। तो उसने इटली के लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया कि उग्र राष्ट्रवादियों को सेंट जर्मेन की संधि के प्रावधानों को तोड़ने का आश्वासन, श्रमिकों को रोजगार का आश्वासन, पूंजीपतियों को हड़ताल से सुरक्षा का आश्वासन, सबको कुछ न कुछ आश्वासन दिया। दूसरी तरफ इटली में, अब देखो दूसरी तरफ क्या है कि इटली में उदारवादी दल भी था और समाजवादी दल भी, यानी साम्यवादी दल भी था। तो अगर ये दोनों मिलकर मोर्चा बना लेते फांसीवादी दल के विरुद्ध, तो अभी फांसीवादी दल का बचाव हो जाता, लेकिन तो अभी उसकी प्रगति रुक जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों दल आपस में एकता नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि अब उदारवादी दल जो था, उदारवादी का जो मध्यवर्गीय पार्टी थी, उसको फांसीवादी दल से बड़ा खतरा साम्यवादी लग रहे थे। उसको लग रहा था कि फांसीवादी से, साम्यवादी से तो अच्छा है फांसीवादी ही आ जाए। तो उसने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया कि मैं एक फांसीवाद से रूस को बचाने के लिए दूसरे फांसीवाद को नहीं ला सकता। मैंने उसका कहना था कि भाई साम्यवादी भी तो वही है जो सोवियत रूस में किया है। तो मतलब कुल मिलाकर उदारवादियों और साम्यवादियों के बीच कोई एकता नहीं बन पाई। अब देखो आधुनिक तकनीकी यानी टेलीग्राफ, टेलीफोन, फोटोग्राफी, रेडियो आदि के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। मुसोलिनी ने ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया इटली में कि आप जानते हैं कि राइटिस्ट नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा खड़ा करने में माहिर होते हैं, तो ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। और उसके बाद अब देखोगे 1921 का उसने चुनाव लड़ा। 1921 में चुनाव लड़े, लेकिन तो भी उसको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 35 सीटें ही मिली। अब देखिए उन्होंने सत्ता जो प्राप्त किया है
वो शक्ति के बल पर, क्योंकि चुनाव में तो उतनी सफलता मिली नहीं, मात्र 35 सीटें मिली 1921 में, तो उसने 1922 में घोषणा की लॉन्ग मार्च टू रोम, मैंने मार्च टू रोम। अपने 50,000 ब्लैक सर्टेड, उसके जो कमांडोज थे, मैंने उसके जो वॉलेंटियर्स थे, वो फांसी दल के ब्लैक सर्टेड। जैसे कभी अगर आप जाओगे कभी रोम, जैसे मैं जब रोम गया तो रोम में जब मुसोलिनी का, तो मुसोलिनी का भी एक पैलेस बना हुआ है, मैंने वो तो खैर अलग रहता था, उसने एक बिल्डिंग बनाई थी बहुत, और मुसोलिनी ने वहां पर जूलियस सीजर का एक स्टैच्यू भी बनवाया हुआ। एक डिक्टेटर है, दूसरे डिक्टेटर का मतलब स्टैच्यू बनवाया हुआ है, तो वहां पर आपको मुसोलिनी के अवशेष भी इटली में नजर आएंगे। तो मुसोलिनी ने वहां पर क्या, ये बेसिकली उसने जब 1921 में चुनावी सफलता नहीं हुई तो 1922 में उसने 50,000 लगभग ब्लैक सर्टेड वॉलेंटियर्स को लिया, और ब्लैक सर्टेड वॉलेंटियर्स को लेकर उसने लॉन्ग मार्च शुरू किया, लॉन्ग मार्च। और लॉन्ग मार्च करते हुए आगे बढ़ा, और जब रोम पहुंचा तो रोम में उसमें शासक था रोम का, जैसे विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तो मैं बता चुका हूं यूनिफिकेशन के समय। इस समय रोम का शासक है विक्टर इमैनुअल तृतीय, विक्टर इमैनुअल तृतीय। तो विक्टर इमैनुअल तृतीय मुसोलिनी के सामने झुक गया और उसने उसको प्रधानमंत्री के पद पर आमंत्रित किया। तो 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया, और वास्तविक किंग तो वैसे ही था, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास आ गई। तो 1922 में जब मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया, तब उसने इटली पर अपना दबदबा स्थापित करना शुरू किया। तो कैसे उसने पावर को रेजिमेंट किया, कैसे उसने पावर को अपने अंतर्गत लाया, तो उसने मुसोलिनी ने अपने आप को सैन्य विभाग, शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के प्रधान के रूप में स्थापित किया। मैंने एक ही बार अपने आप को शिक्षा विभाग का भी हेड बना लिया, घोषित कर दिया, न्याय विभाग का हेड घोषित कर लिया, और सैन्य विभाग का हेड घोषित कर लिया। तो पूरे पावर पर ही वो कब्जा कर लिया। और जानते हो, चुनाव, इटली में चुनाव था 1928 में, उसने चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। कैसे? तो उसने कहा कि चुनाव में अब वही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जो उन 400 नामों में हो, और जो 400 नाम कौन नॉमिनेट करेंगे, तो फांसी दल, फांसीवादी दल वो 400 नाम नॉमिनेट करेगा, और वही 400 नामों में से चुनाव में खड़ा हो सकता है कैंडिडेट। तो एक तरह से चुनावी प्रक्रिया को भी ध्वस्त कर दिया। और तीसरा कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक और बंदूक, पाठ्य पुस्तक और बंदूक एक संपूर्ण फांसीवादी सरकार का निर्माण करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाठ्य पुस्तक और बंदूक मतलब पहले इटली में 327 पाठ्य पुस्तक चलते थे, सारे पाठ्य पुस्तकों को हटाकर एक पाठ्य पुस्तक लागू कर दिया। उस पाठ्य पुस्तक में मुसोलिनी का गुणगान किया जाता था। अब बताइए, साहित्य मतलब ह्यूमैनिटीज, मानविकी विषय को भी पाठ्य पुस्तक भी बदल दिया। तो कहा जाता है पाठ्य पुस्तक और बंदूक ये प्रोपेगेंडा के दो साधन होते हैं। फांसी दल एक तरफ पाठ्य पुस्तक का प्रतीकात्मक अर्थ है विचार, माने लोगों में विचार को फैलाता है, और बंदूक के बल पर लोगों को डराता है। तो पाठ्य पुस्तक और बंदूक संपूर्ण फांसी दल की सरकार का निर्माण करते हैं। और फिर उसने एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया जिसका नाम था ओबरा, और ओबरा नामक गुप्त पुलिस संगठन की सहायता से पूरी अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण, ओबरा नामक पुलिस गुप्त देखो सीक्रेट पुलिस कहलाता है। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको जब लेनिन पढ़ाया था सोवियत रूस में, तो चेका नामक पुलिस बताया था। तो लेनिन का जो गुप्त पुलिस था सोवियत रशिया में, वो चेका था, और इसने ओबरा नामक गुप्त पुलिस संगठन की सहायता से अपने विरोधियों का सफाया कर दिया। एक टर्म आपको मिलता है निगमित राज्य व्यवस्था। वो निगमित राज्य व्यवस्था क्या है? तो देखो, एक्चुअली जब 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी आई, तो विश्व आर्थिक मंदी में क्या होता था कि जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं और पूंजीपति हैं, तो उनके बीच सीधी टकराहट होती, और सीधी टकराहट होती तो समाजवाद की प्रगति होती। अब गौर करने वाली बात है, फांसी दल और समाजवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है पता है? जो समाजवाद है वो समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। वर्ग संघर्ष तो मैं आपको समझा चुका हूं। और जो फांसीवाद है वो वर्ग समन्वय की बात करता है। तो मुसोलिनी को डर हुआ कि भाई अगर इस तरह से आर्थिक मंदी के प्रभाव स्वरूप
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजीपति और श्रमिकों के हितों के बीच टकराहट होगी और इसका फायदा समाजवादी उठा लेंगे। तो उसने क्या किया कि पूरी अर्थव्यवस्था को 7 भागों में बांट दिया और 7 भागों में बांटा और प्रत्येक क्षेत्र में मतलब इंप्लॉयर्स, नियोक्ता, यहां पर जो शब्द आपको मिला है वो नियोक्ता शब्द का मतलब है इंप्लॉयर्स और दूसरा है नियुक्त का मतलब है इंप्लॉई। मतलब नियोक्ता और जो नियुक्त है उसके पृथक पृथक संगठन बनाए, पृथक पृथक संगठन बनाए। मतलब एक तरफ से इंप्लॉयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था और इंप्लॉइज का दूसरा, और उन्हें एक निगम, उसको एक कॉर्पोरेशन बना के दोनों को, इंप्लॉयर्स के और इंप्लॉइज के दोनों के ऑर्गेनाइजेशन को निगम के अंतर्गत रख दिया। और अब देखो उसमें क्या क्या उसको फायदा होता था। जैसे इंप्लॉयर्स का एक संगठन बनाया, ओके, उसके ऊपर किसको नियुक्त कर दिया, उसके ऊपर फासिस्ट दल के किसी कार्यकर्ता को उसका मुखिया बना दिया। जो इंप्लॉइज है, वर्कर्स है, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उस पर भी किसी फासिस्ट दल के कार्यकर्ता को स्थापित कर दिया। तो भविष्य में माय स्टूडेंट्स, अगर इंप्लॉयर्स में और इंप्लॉइज के बीच कोई विवाद होगा तो दोनों तरफ से डील करने तो फासिस्ट दल के कार्यकर्ता ही आएंगे, तो दोनों आपस में मिलकर डील कर लेंगे और संघर्ष होने से बच जाएगा। और उस वैसे जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको निगम के अंतर्गत रख दिया और पूरी अर्थव्यवस्था को 22 निगमों में, निगमों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। फिर भी आर्थिक मंदी का सामना नहीं किया जा सका, बट स्टिल दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन कुड नॉट अकर। तो ये हुआ। अब है कि युवकों को रोजगार देने के लिए अपने सैनिक भर्ती आरंभ किया। अब देखो उसमें क्या हुआ कि अब युवकों को तो उसने बहुत पहले कहा था कि भाई हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। तो रोजगार आप कैसे दोगे? तो एक तो रोजगार के साधन सेना थी, तो युवकों को 3 लाख युवकों को सेना में बहाल कर लिया। अब देखो सेना में बहाल अगर सैनिकों के रूप में बहाल करोगे तो उसका एक अलग समस्या होती है। क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि जब सैनिक के रूप में आप बहाल करोगे तो फिर सेना को बैठा के योगा तो नहीं करवाओगे, तो सेना का यूज करोगे तो मतलब है आक्रमणकारी नीति अपनाओगे। तो 3 लाख युवकों को सेना में नियुक्त अवश्य किया, बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम द वर्क मुसोलिनी डिसाइडेड टू इन्वेड इथियोपिया। 19 अक्टूबर 1935 में, उसी का नाम है इथियोपिया, उसी का नाम है अबिसिनिया। मुसोलिनी ने इथियोपिया अथवा अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। सो अबिसिनिया और इथियोपिया वाज इन्वेडेड बाय मुसोलिनी। तो ये आपका ये हो गया। अब देखो मुसोलिनी की विदेश नीति पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा हिटलर के नाजीवाद के उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक पढ़ा दूं, फिर मैं मुसोलिनी और हिटलर इन दोनों की विदेश नीति आपको समझा दूंगा। और दोनों की विदेश नीति समझाकर सीधे हम, यहां पर मैप नहीं दिया हुआ है, सीधे आपको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले जाऊंगा। अब देखो नाजीवाद को प्रेरित करने वाले कारक, इसमें देखो 3 फैक्टर हमने दिए और तीनों आपको याद हो जाएगा। जैसे जो इटली में फांसीवाद है तो जर्मनी में नाजीवाद है, और नाजीवाद के उद्भव के हमने 3 कारण दिए हुए और तीनों कारक आपको स्पष्ट याद हो जाएगा। देखो पहला क्या है कि जर्मनी में सैन्यवाद की एक लंबी परंपरा रही। आप याद करो, जब मैंने आपको रोमन साम्राज्य पढ़ाया था तो मैंने उत्तर से रोमन साम्राज्य पर जर्मन आक्रमण बताया था। तो पहली बात तो यह कि जर्मनी में सैन्यवाद की एक लंबी परंपरा रही है, लंबी परंपरा। तो वो जो सैन्यवाद की प्रवृत्ति जो जर्मन लोगों में स्वाभाविक रही है, उसकी भी विरासत नाजीवाद को मिली है। दूसरा है कि वर्साय की अपमानजनक संधि, वर्साय की अपमानजनक संधि आप याद करिए, उस समय जर्मन न्यूज़पेपर में निकला था कहीं हम भूल न जाएं, और फिर वर्साय की संधि के अपमान का बदला उसने कहा था। और फिर तीसरा फैक्टर है कि 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने नाजीवाद की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
जो 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी है, उसने नाजीवाद की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया और आर्थिक मंदी के समय जर्मनी में समाजवादी और साम्यवादी दल की प्रगति होने लगी। इस कारण से जर्मन पूंजीपति वर्ग, जुंकर वर्ग घबरा गया तथा वह नाजीवाद की राजनीति से जुड़ गया। मतलब यह है कि 29-30 की जो विश्व आर्थिक मंदी है, उसकी नाजीवाद की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। और क्यों? जैसे अब एक आलोचक ने कहा है, अगर हिटलर पलने में भी मर गया होता, मतलब जो बच्चा का पलना होता है समझते हो, अगर हिटलर पलने में भी मर गया होता तो भी द्वितीय विश्व युद्ध होता। क्यों? क्योंकि जो विश्व आर्थिक मंदी, उसने जर्मन अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जर्मनी में गहरा असंतोष था। अगर हिटलर नहीं खड़ा होता तो कोई दूसरा खड़ा हो जाता। लेकिन जो जर्मन लोगों में आक्रोश था वो कहीं ना कहीं व्यक्त तो जरूर होता। तो 1929-30 की आर्थिक मंदी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो 3 फैक्टर है जिसने नाजीवाद की उद्भव को प्रेरित किया। ओके, अब देखिए, अब हिटलर ने कौन सी नीति अपनाई उसको देखिए। देखिए, नाजी पार्टी को बोलते हैं, उसका पूरा आप नाम देखेंगे तो उसका पूरा नाम है जर्मन राष्ट्रवादी श्रमिक समाजवादी पार्टी। तो जर्मन राष्ट्रवादी श्रमिक समाजवादी पार्टी का ही शॉर्ट नाम है जिसको कहते हैं नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी का गठन तो थोड़ा पहले हुआ था, परंतु 1921 में हिटलर वह पार्टी ज्वाइन किया। और हिटलर एक बहुत ही कुशल प्रवक्ता था, उसका बड़ा ही करिश्मावादी व्यक्तित्व था। तो हिटलर बड़ी शीघ्रता से नाजी पार्टी के प्रधान के रूप में स्थापित हो गया। हिटलर was established as the head of the नाजी पार्टी। और यहां पर आप देखोगे कि वाइमर गणतंत्र की विफलता के कारण स्वाभाविक रूप से नाजीवादी कार्यक्रम की ओर, जैसे मैंने आपको एक वाइमर गणतंत्र बताया था, याद होगा। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने मुसोलिनी के उद्भव के विषय में समझाया है वो आपको क्लियर हुआ या कोई डाउट है? मैं पूछना भूल गया तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, फिर हिटलर के उद्भव के विषय में चर्चा करूंगा और फिर मैं मुसोलिनी की विदेश नीति की भी चर्चा करूंगा और हिटलर की विदेश नीति की भी। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने हिटलर द्वारा अपनाई गई युक्तियां पर अब चर्चा कर रहा हूं। उद्भव के कान में 3 बताया हो, 3 आपको याद ही हो गया होगा। तो उसमें वाइमर गणतंत्र मैंने आपको समझाया था, जिसने वर्साई की संधि की थी। मैंने कहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वहां का शासक तो विलियम कैसर स्वयं हॉलैंड भाग गया, आर्मी को उसने सत्ता सुपुर्द कर दी थी। उधर मित्र राष्ट्रों ने भी कहा था कि मैं आर्मी से वार्ता नहीं करूंगा, एक सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए। जब एक सिविलियन गवर्नमेंट आएगी तो हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही वार्ता करेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि एक सिविलियन गवर्नमेंट आएगी तो हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही वार्ता करेंगे। तो इसी क्रम में उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि जैसे उसका यह मानना था कि उस समय जो नाजीवादी कार्यक्रम है वह मतलब बेसिकली, तो मैंने आपको बताया कि उसने सिविलियन गवर्नमेंट की मांग जब की मित्र राष्ट्रों ने, तो इसने वाइमर में जर्मन नेताओं की एक बैठक हुई, वहां पर उसने वाइमर संविधान बनाया था, आपको मैंने समझाया हुआ है। और फिर उसी वाइमर संविधान के आधार पर जर्मनी में पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी जिसका नाम था वाइमर गणतंत्र। तो वाइमर गणतंत्र के साथ तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वियना कांग्रेस में कम से कम इतना तो अच्छा किया कि जिस सरकार को, फ्रांस का जो लुई 18वां की सरकार था, उसको अपमानित नहीं किया। तो कम से कम फ्रांस की जनता में उसके प्रति थोड़ा सम्मान का भाव रहा। और वाइमर गणतंत्र को वर्साई की संधि में इस तरह से मित्र राष्ट्रों ने अपमानित कर दिया कि जर्मन जनता ने कभी उस वाइमर गणतंत्र को इज्जत दी ही नहीं। और जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया
तो वैसे जो मंदी या जब संकट का समय आता है तो संकट में कोई गणतंत्र नहीं टिक पाता है। उसमें या तो लेफ्टिस्ट पार्टी होती है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जिसको वामपंथी कहते हो, या एक्सेसिव राइटिस्ट पार्टी होती है। तो या तो अधिक से अधिक वामपंथी हो या अधिक से अधिक दक्षिणपंथी हो, उस तरह की जो एबनॉर्मल सरकार होती है वही टिक पाती है। तो वाइमर गणतंत्र के विरुद्ध हिटलर ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया, उसकी रही सही इज्जत भी चली गई और कहा कि नाजी पार्टी ही जर्मनी की समस्या का समाधान ला सकती है। अब हिटलर ने पहले, जो हिटलर का आदर्श था मुसोलिनी, तो पहले मुसोलिनी के नक्शे कदम पर वो चलना चाहा। आपको याद है कि मुसोलिनी ने 1922 में शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त की थी, याद है, 50,000 कार्यकर्ताओं को लेकर रोम की तरफ बढ़ा था। तो पहले हिटलर ने भी सोचा कि हम शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त कर ले। तो म्यूनिख, जर्मनी में एक जगह है म्यूनिख, तो म्यूनिख में उसने क्या किया कि जर्मन सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया। लेकिन जर्मनी इटली नहीं थी, क्योंकि जर्मनी एक ज्यादा बड़ा एक नेशन था, पावरफुल भी ज्यादा था। तो जर्मनी में जो हिटलर का प्रयास है तख्ता पलटने का, वो बुरी तरह विफल हो गया और हिटलर गिरफ्तार कर लिया गया। अब हिटलर गिरफ्तार कर लिया गया तो अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो हिटलर ने जो काम या अपराध किया था उसके लिए उसको मृत्यु दंड भी मिल सकता था। माय स्टूडेंट्स, उसको मृत्यु दंड भी मिल सकता था, लेकिन मृत्यु दंड नहीं मिला, क्योंकि हिटलर को जिस कोर्ट में, मतलब मृत्यु दंड मिल सकता था या आजम कारावास या राजद्रोह की सजा में उसको बहुत अंदर तक रखा जा सकता था, लेकिन जिस कोर्ट में गया वो जज भी हिटलर का फैन था। क्योंकि हिटलर का ऐसा जर्मनी में उसने अपने कल्ट फिगर को फैला रखा था कि सभी उसके मुरीद बन गए थे, जज भी उसका मुरीद था। अब यही समझो कि जब हिटलर गया है कोर्ट में तो जज स्वयं चेयर छोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि आप मेरे आदर्श पुरुष हैं, मेरे लिए आपका व्यक्तित्व हमेशा हमें आकर्षित किया है। अगर मैं जर्मनी का भविष्य देखता हूं तो आप में ही देखता हूं, और जर्मनी कोई बचा सकता है तो आप ही। लेकिन मुझे एक बहुत ही ऐतिहासिक काम करने के लिए कहा गया है, आप पर राजद्रोह का मुकदमा है और मुझे उसका ट्रायल करने के लिए कहा गया है। मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है और मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरी बात है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ आपको सजा देनी पड़ेगी। तो लेकिन मैं आपको कम से कम सजा देना चाहूंगा। उसने हिटलर को मात्र 1 वर्ष की सजा दी। हिटलर 1 वर्ष के लिए जेल में गया। वहां भी वो समय को गवाया नहीं, वहां पर उसने मैन काम्प या मेरा संघर्ष, मैन केम्प, एक उसके बुक का नाम है मेरा संघर्ष, उसने जेल में लिखा। हिटलर की 2 बुक लिखी है, उसने एक मैन केम्प लिखी है और दूसरा उसने लिखा है सीक्रेट बुक। तो मैन केम्प में जो मेरा संघर्ष है, उसने जर्मनी में अपनी भावी रणनीति बनाई कि जर्मनी में किस प्रकार वह जर्मनी के उत्थान के लिए काम करेगा। मतलब एक तरह से बहुत ही वो अलग तरह का सन की था, उसका आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। जीनियस था, लेकिन सन की जीनियस जिसको कहो। अब उसने जब देखा कि भाई, जब उसका पहला वाला तरीका विफल हो गया, उसने देखा कि देखो जर्मनी इटली नहीं है, हमें यहां पर एक रणनीति बनाकर सत्ता अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सही रणनीति नहीं बनाते हैं तो फिर हम यहां पर अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। तो उसने क्या किया कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया। उसने न केवल वर्साई की संधि से उत्पन्न जर्मन असंतोष को भुनाना आरंभ किया, मतलब उसने सत्ता हासिल करने के लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया। उसने न केवल वर्साई की संधि से उत्पन्न जर्मन असंतोष को भुनाना आरंभ किया, वरन उसने जर्मनी के लगभग सभी वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। जर्मन जनता को संगठित करने के लिए उसने एक दुष्प्रचार का सहारा भी लिया तथा घोषित किया कि वह जर्मनी को यहूदियों, साम्यवादियों तथा जेसुइटों से मुक्त करेगा। मतलब कि उसने वहां पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उसने कहा कि देखो भाई, हम जर्मनी को कुछ असामाजिक तत्वों से मुक्त करेंगे। तो साम्यवादी तो सबों की आंखों के लिए, वहां जर्मन जो जुंकर वर्ग है, जर्मन जमींदार वर्ग को कहते थे जुंकर वर्ग, और तो जर्मन पूंजीपति वर्ग, तो साम्यवादियों से घबरा रहे थे। तो उसने आश्वासन दिया कि हम जर्मनी को साम्यवादियों से मुक्त करेंगे। फिर उसने आश्वासन दिया कि हम यहूदियों से। अब देखिए, यहूदी का उसने जो एक नस्लीय सिद्धांत जो दिया, वो अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि जर्मन विशुद्ध आर्य रेस है, आर्य रेस, ब्लू आइड आर्य।
और उसने कहा कि दुनिया में कुछ, इसी आधार पर विदेश नीति भी उसने तय करी है जो आगे बताऊंगा, कि दुनिया में कुछ निकृष्ट, कुछ इंफीरियर देश है, उसमें उसने एक यहूदी को कहा। उसने कहा कि जर्मनी में यहूदी जैसे इंफीरियर रेस का रहना अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि अगर ये इंफीरियर रेस रहेगा तो जर्मन रेस को भी भ्रष्ट कर देगा। अगर यहूदी लड़की और किसी जर्मन से अगर विवाह होता है तो जो बच्चा पैदा होगा वह भी एक अलग ब्रीड हो जाएगा और जर्मनी का नस्ल खराब हो जाएगा यहूदियों की मौजूदगी से। अब इस तरह का प्रोपेगेंडा करके उसने यहूदियों से जर्मनी को मुक्त बनाने का दावा किया। और तीसरा है जेसुइट। जेसुइट कहते हैं रोमन कैथोलिक को। देखो, रोमन कैथोलिक की जो कई शाखाएं हैं उसमें एक शाखा जेसुइट थी, क्योंकि जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों का वर्चस्व था तो उसने जेसुइटों को निशाना बनाया ताकि प्रोटेस्टेंटों का समर्थन उसे मिले, क्योंकि जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव था। तो इस तरह से इन तीनों को जानबूझकर निशाना बनाया। अब जब 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव से 1932 के चुनाव में सफलता मिल गई। देखो, एक बार 1928 में भी चुनाव लड़ी थी नाजी पार्टी, परंतु सफलता नहीं मिली थी। 1932 के चुनाव में उसे सफलता मिल गई, क्योंकि 1929-30 की आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव जर्मनी महसूस कर रहा था और उस चुनाव में सफलता मिली। और जनवरी 1933 में वही समय है कि उस समय जर्मनी में एक प्रेसिडेंट का भी पद था। तो प्रेसिडेंट था, उसका नाम था हिडेनबर्ग। तो जो जर्मन प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग था उसने, यहां पर देखो नाम लिखा हुआ हिडेनबर्ग, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट था। उसने, क्योंकि हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। तो हिडेनबर्ग ने उसको चांसलर, जैसे प्रधानमंत्री मुसोलिनी हुआ तो वहां जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता, तो उसने हिटलर को चांसलर के पद पर आमंत्रित किया। तो जनवरी 1933 में हिटलर ने चांसलर के पद पर हिटलर विराजमान हुआ और हिटलर ने वहां सरकार बनाई। तो इस तरह से पहली बार नाजी पार्टी सरकार में शामिल हुई, किंतु अभी उसे अभी भी अस्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन हाँ सबसे बड़ी पार्टी में के रूप में थी, तो उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अब देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि मुसोलिनी का भी तरीका था कि जब सत्ता में आया तो उसने पावर का केंद्रीयकरण किया था, वही काम हिटलर ने शुरू किया। और हिटलर ने पहले ही योजना बना ली कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से पहले सरकार में आएंगे। जैसे मुसोलिनी ने तो बलपूर्वक सरकार प्राप्त की थी, आपको याद है, रोम की तरफ मार्च किया था 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ। इसने तो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त की, परंतु इसने पहले ही योजना बना ली थी कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से हम सरकार में आएंगे, परंतु एक बार सरकार में आने के बाद हम उस सीढ़ी को ही तोड़ देंगे जिस पर चढ़कर हम आए। तो उसने सत्ता में आने के बाद हिटलर ने सर्वप्रथम वाइमर गणतंत्र, वाइमर जैसे हम लोगों के संविधान में तुम लोग जो पॉलिटी पढ़े होगे तो उसमें तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ने के क्रम में आपने यह देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि आपका जो इमरजेंसी प्रोविजन है संविधान का अनुच्छेद 352, उसमें कहीं आपको मिला होगा कि वह जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से प्रेरित है, क्योंकि जर्मनी के वाइमर गणतंत्र में एक अनुच्छेद 48 था। तो जैसे जर्मनी के वाइमर गणतंत्र में अनुच्छेद 48 है, उसी प्रकार से 352 में अनुच्छेद 352 है। और उस अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान था, सॉरी अनुच्छेद 48 है, जैसे अभी 352 है हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद 48 में प्रावधान था कि किसी समय अनुच्छेद 48 का प्रयोग कर जर्मनी में आपातकालीन स्थिति लागू की जा सकती है। तो सत्ता में आने के बाद हिटलर ने सीधे अनुच्छेद 48 का प्रयोग कर वहां पर आपातकालीन स्थिति लागू कर दी। फिर उसने क्या किया कि 1934 में प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग का डेथ हो गया। तो हिडेनबर्ग के डेथ होने के बाद उसने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों पद को जोड़ दिया और खुद उस पर विराजमान हो गया। और उसने एक उपाधि ली डिफ्यूहरर का मतलब होता है नेता। वो अपने आप को नेता घोषित किया और गुप्त पुलिस संगठन बना गेस्टापो।
और गेस्टापो का निर्माण कर विरोधियों को अपने रास्ते से हटा दिया। पहले गेस्टापो बनाया, फिर एक एसएस नामक पुलिस संगठन भी बनाया था। तो गेस्टापो के द्वारा उसने रोजगार संवर्धन के लिए उसने, देखो अब तो ये तो मैंने बताया ही है, युवाओं को उसको अपनी ओर आकर्षित करना था, तो उसने रोजगार संवर्धन के लिए काम किया। तो रोजगार संवर्धन के लिए काम करते हुए उसने रोजगार संवर्धन के लिए काम करते हुए और उसने युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा किया था। तो उसने पहले उसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। फिर लगभग एक बड़ी संख्या में युवाओं को सेना में भर्ती की और फिर उसने हथियार बनाने वाले जो कारखाने बनाए, उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। तो उसने जर्मनी में रोजगार की समस्या का हल कर दिया, बेरोजगारी की समस्या का हल कर दिया। फिर उसने, उसके बारे में आप सुनोगे कि उसने सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सभी पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, जैसे मुसोलिनी ने किया था, अब देखोगे। और सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत विरोधियों का सफाया कर अपने समर्थकों को पद प्रदान किया। सेना में भी उसने अपने विरोधियों को हटाकर और अपने चहेतों को सेना में उसने नियुक्ति की। और सैनिक भी हिटलर के नाम पर शपथ लेते थे, मतलब इतना अधिक उसने प्रभाव पैदा किया। अब देखिए, नाजी पार्टी ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया, जो मुसोलिनी ने किया था। आपको मैंने पहले ही कहा है कि बंदूक और पाठ्यपुस्तक ये संपूर्ण फांसीवाद का निर्माण करता है। नाजीवादी तो फांसीवाद का ही हिस्सा है। तो उसने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया और उसने साहित्यकारों और कलाकारों से अपेक्षा की कि वह नाजी पार्टी और सरकार का गुणगान करे, गौरवगान करे, और नाजी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया ताकि वो विचारधारा लोकप्रिय हो। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलर इनलाइटेनमेंट एंड प्रोपेगेंडा नाम दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलर इनलाइटेनमेंट और प्रोपेगेंडा नामक उसने एक विभाग बनाया और खुलकर एक तरह से नाजीवाद का प्रोपेगेंडा शुरू किया। और नाजी पार्टी ने, अब देखो, महिलाओं के साथ नाजी पार्टी का दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण था। जानते, उसने महिलाओं को जितने भी उच्च पद से थे उससे महिलाओं को वंचित कर दिया। या तो उच्च पद से वंचित कर दिया, या किसी पद पर महिलाएं थी तो उनके तनख्वाह को कम कर दिया। और उसने कहा कि महिलाओं के लिए 3 ही दायित्व है, किचन, किर्च और कुछ। किचन, किर्च और कुछ मतलब किंडर, किर्च और कुछ मतलब किंडर, किर्च और कुछ का मतलब हुआ, किंडर मतलब हुआ बच्चे पैदा करना। मतलब महिलाओं का काम है, जर्मन महिलाओं का काम है स्वस्थ बच्चे पैदा करना और स्वस्थ बच्चे जर्मनी को देना। दूसरा उसने कहा किर्च, उसको रसोई में काम करना, ये उनका काम है। और तीसरा कुछ, गिरजाघर में जाना, मतलब कि चर्च जाना। यही 3 काम महिलाओं का है। महिलाओं को कोई भी पद, अब महिलाओं के प्रति देखो कितना ज्यादा उसका दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण है। और यह उसकी एक विफलता का कारण भी बना। जब लास्ट में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आगे बताऊंगा, तो जर्मनी तो बाद में उलझ गया था, क्योंकि कई मोर्चे पर एक साथ युद्ध कर रहा था, तो कुछ जर्मन सैनिक कम पड़ने लगे। तो उस समय उसका जो मुख्य सेनापति था, जो चीफ कमांडर था, उसने हिटलर से परमिशन मांगा। हिटलर को कहा कि अगर आप कहें तो हम 30 लाख महिलाओं को विभिन्न दफ्तरों में और विभिन्न कामों में लगा दें और 30 लाख पुरुषों को वहां से स्वतंत्र करके आर्मी में ले आए, तो हमारा आर्मी का काम चल जाएगा। हिटलर ने मना कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा पूर्वाग्रहपूर्णता महिलाओं के प्रति हुआ कि इस संकट की स्थिति में भी महिलाओं को भूमिका नहीं देना चाहता था। और अब सबसे उसका वर्स्ट केस क्या है कि 1935 में वो एक न्यूरेमबर्ग कानून लाया। आपको ये सब मैटर में दिया हुआ, इसलिए मैंने नोट नहीं करवाया आपको, मतलब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने पॉइंट दिया। 1935 में उसने आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूरेमबर्ग कानून लाया। उस न्यूरेमबर्ग कानून के तहत जो यहूदी हैं उनको नागरिकता से वंचित कर दिया। और 1938 में तो उसने यहूदियों के विरुद्ध सीधी हिंसा छेड़ दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितना वो
मतलब नेगेटिव व्यक्तित्व उसका था कि उसने लगभग 60 लाख यहूदियों और जिप्सियों को मौत के घाट उतरवा दिया। कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को बंद करके चारों तरफ से, मतलब उस तरह का इनह्यूमन एट्रोसिटीज हो नहीं सकता। और उसको गैस चैम्बर से मारता था, गोली से भी नहीं, गैस चैम्बर से। मैंने एक बार गैस चैम्बर खोल दिया, सफोकेशन से सैकड़ों हजारों लोग मर जाते थे। और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, जिस जिस क्षेत्र को वो जीता वहां वहां यहूदियों को पकड़कर उसने मौत के घाट उतारा। अब उससे पूछोगे भाई कारण क्या है, तो देखो ऊपर से अगर ये जो कारण बताता था वो तो अलग था। वो कहता था कि भाई यहूदी एक इंफीरियर रेस है और वह जर्मनी में रहेंगे तो जर्मनी के रक्त की शुद्धता खराब हो जाएगी, जर्मन विशुद्ध आर्य हैं, और इसी एक्सक्यूज पर उसने यहूदियों को निशाना बनाया। परंतु असलियत इसके पीछे कुछ और था। एक तो सच्चाई यह थी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब जर्मनी को ऐसा, मतलब एक तरह से ऐसा हिटलर को लगता था, नाजी पार्टी को और कुछ जर्मन लोगों को लगता था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में जो यहूदियों ने अगर जर्मन सरकार का साथ दिया होता तो जर्मन सरकार प्रथम विश्व युद्ध नहीं हारता, मतलब जर्मनी ने अपने फंड से मदद किया होता। तो उसको कहीं ना कहीं, आपको याद है बाल्फोर घोषणा वगैरह आई तो यहूदियों का उसने ज्यादा निकटता कहीं ना कहीं ब्रिटेन से देखी थी, तो ये खुंदक था उसको। और दूसरा क्या है कि सबसे जो मूल कारण है वो है कि जो यहूदी हैं वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बहुत सक्सेसफुल। जहां भी जाते थे वहां के ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को हटा देते थे। और जर्मनी में भी मनी लेंडिंग, बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे जर्मनी में, लेकिन जब यहूदी कैपिटलिस्ट आए तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट को वहां से हटा दिया। मतलब एक्चुअली इतने सफल थे यहूदी कि जहां वो बिजनेस करते थे तो परंपरागत बिजनेसमैन था, उनके आधार को कमजोर कर देते थे, इतना हुनर था उनमें। तो कहीं ना कहीं जर्मन पूंजीपति वर्ग का भी हिटलर पर दबाव था, और जर्मन पूंजीपति वर्ग के दबाव के कारण हिटलर यहूदियों के प्रति इतना कठोर रुख अपनाया हुआ था। यह भी एक कारण था। अब मैं स्टूडेंट्स, अब आप हिटलर की विदेश नीति पर आओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुसोलिनी की विदेश नीति के बारे में बता दूं। सबनम पूछ रही है स्फीतिकारी। हाँ, सबनम स्फीतिकारी का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी। जैसे अंग्रेजी में आप इन्फ्लेशनरी कहते हो, इन्फ्लेशन का मतलब तो समझते हो कि इन्फ्लेशनरी उसको बोलते हैं स्फीतिकारी को। मतलब जब मुद्रास्फीति का प्रभाव जिसको बोलते हो ना, उसी को कहते हैं शॉर्ट में स्फीतिकारी प्रभाव, शबनम। और बाकी सब अब ये बताइए, पहले तो मैं विदेश नीति पर आऊंगा, बाकी स्टूडेंट समझ गए मुसोलिनी और हिटलर की जो आंतरिक नीति और परिस्थितियां हैं। तो मैं फिर आगे पहले मुसोलिनी की विदेश नीति आपको बताऊंगा और फिर हिटलर की विदेश नीति। ओके है, देखो मैप कहाँ रखा है, ऊपर में। सबसे ऊपर। अब देखो ये है इटली, और ये इटली में ये जो तुम देख रहे हो ये है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी में यह यूनान है कहीं ना कहीं। और अगर आप देखोगे तो एक दो कहीं ना कहीं ये यूगोस्लाविया का रीजन है। तो पहले तो जब मुसोलिनी सत्ता में आया तो विदेश नीति में उसके स्पष्ट रूप से दो उद्देश्य थे।
एक उद्देश्य था, मैंने मैटर में लिख कर दिया है कि एक उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इटली को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना और महान देशों की पंक्ति में खड़ा करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंट जर्मेन की संधि में जो उसके विचार में या इटालियन नेतृत्व या जो इटालियन लोग हैं या इटालियन राष्ट्रवादी हैं, उनका मानना था कि सेंट जर्मेन की संधि में इटली के साथ अत्याचार हुआ है, इटली के साथ न्याय नहीं हो सका है। तो वह चाहता था कि हम इटली को फिर न्याय दिलाएं। और दूसरा, और वह कहीं ना कहीं भूमध्य सागरीय क्षेत्र अफ्रीका में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अब यहां पर आपको सूचना मिलती है कि जैसे उसने शुरू में सफलता भी उसको मिली। जैसे एक क्या था कि ये देखो, अब यही रीजन यूगोस्लाविया का था। तो यूगोस्लाविया और इटली के बीच एक विवादास्पद मुद्दा था। उसको विवादास्पद, वो जगह का नाम था फ्यूम बंदरगाह। तो ये जो फ्यूम बंदरगाह है, वह फ्यूम बंदरगाह को जैसे इटली, फ्यूम बंदरगाह पर इटली की निगाह थी, लेकिन सेंट जर्मेन की संधि जो हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन में, उसमें फ्यूम बंदरगाह यूगोस्लाविया को दे दिया गया था। तो फ्यूम बंदरगाह को यूगोस्लाविया को दे दिया गया था। तो इटली उस बात से बहुत आहत था। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी ने सफलता पाई। मुसोलिनी की विदेश नीति की सफलता थी कि 1924 में उसने यूगोस्लाविया से समझौता कर फ्यूम बंदरगाह खुद अपने पक्ष में ले लिया, मतलब फ्यूम बंदरगाह इटली के पास चला गया। उसी प्रकार से देखो, आप इधर आप देखोगे तो ये रीजन है अल्बानिया, ये रीजन अल्बानिया है। तो बहुत पहले से, यानी सेंट जर्मेन की संधि से या जो गुप्त संधि थी, उसमें पहले तय हुआ था कि अल्बानिया को मित्र राष्ट्र इटली के संरक्षण में देंगे। लेकिन मित्र राष्ट्र ने अल्बानिया को इटली के संरक्षण में देने से इनकार कर दिया था। तो 1927 में मुसोलिनी ने फिर यहां सफलता पाई और उसने अल्बानिया के साथ एक संधि कर ली 1927 में, तिराना की संधि। और तिराना की संधि के आधार पर, ये जो तिराना की संधि है, उसी संधि के आधार पर उसने अल्बानिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह से उसको सफलता मिल रही थी। अब कहीं ना कहीं मुसोलिनी की निगाह एक यूनान में कोरफू पर थी। कोरफू एक जगह था, माने यूनान पर थी। उसने क्या किया कि अपनी सेना कोरफू भेज दी और कोरफू पर उसने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन इस बात पर ब्रिटेन बहुत नाराज हो गया और ब्रिटेन ने मुसोलिनी को चेतावनी दी कि आप कोरफू से अविलंब सेना को हटाओ। तो मुसोलिनी को कोरफू से सेना को तो हटाया, लेकिन बदले में 5 करोड़ लीरा की क्षतिपूर्ति ले ली। अब देखिए, अब यह है फ्रांस और यह है इटली। तो पहले तो फ्रांस में आपको याद होगा, बहुत पहले नहीं, अब आपको याद नहीं होगा, जिस समय मैं आपको बिस्मार्क की विदेश नीति और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता रहा था, तो मैंने बताया था कि बिस्मार्क ने जानबूझकर फ्रांस को उकसा दिया था कि ट्यूनीशिया का क्षेत्र इटली से ले ले ताकि वह इटली को अपने कैंप में ले आए। मैंने कहानी बताई हुई है। उसी में जो फ्रांस था, वो फ्रांस ट्यूनीशिया छीन चुका था इटली से। तो पहले शुरू में इटली और फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन उसमें हुआ ऐसा कि फ्रांस को तो सबसे बड़ा डर जर्मनी से था, आपको याद होगा। तो ये जो जर्मनी आप देख रहे हो, तो ये जर्मनी तो बहुत पावरफुल स्टेट भी था। तो जो जर्मनी है, उससे कहीं ना कहीं फ्रांस को डर था। तो जब 1933 में जर्मनी में हिटलर आ गया चांसलर बनकर, तो हिटलर का आना ही फ्रांस के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि वो जानता था फ्रांस कि पता नहीं हिटलर कितनी आक्रामक नीति अपनाए और बदला लेने की कोशिश करे। तो पहले फ्रांस ने यही चाहा कि हम मुसोलिनी का उपयोग हिटलर के अगेंस्ट में करें, मुसोलिनी का उपयोग। तो 1933 में मुसोलिनी, माने इटली और फ्रांस के बीच एक संधि हुई। उस संधि को कहते हैं लोवाल मुसोलिनी पैक्ट। उस संधि को लोवाल मुसोलिनी पैक्ट का नाम दिया जाता है। लोवाल मुसोलिनी पैक्ट का नाम दिया जाता है। माने लोवाल था फ्रांस का प्रधानमंत्री और मुसोलिनी था इटली का प्रधानमंत्री। दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ
और इस पैक्ट में एक तरह से तुम समझो तो दोनों ने अपने बीच, माने दोनों के बीच संबंध अच्छे हुए। अब देखो मानसिकता समझो, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं मुसोलिनी को विलेन की तरह देख रहा है, खलनायक। और मैं आगे बताऊंगा कि ब्रिटेन का हिटलर और जर्मनी के प्रति थोड़ा दृष्टिकोण नरम है, जो उसका ब्रिटेन और मुसोलिनी के प्रति थोड़ा, ब्रिटेन का थोड़ा सा हिटलर और जर्मनी के प्रति दृष्टिकोण नरम है। और फ्रांस जर्मनी से बेहतर भयभीत है और फ्रांस का दृष्टिकोण मुसोलिनी के प्रति नरम है। तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि आगे फ्रांस और ब्रिटेन में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद सहमति में दिक्कत हुई। वो सहमति में दिक्कत मैं आपको आगे बताऊंगा, और यह दिक्कत द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को या द्वितीय विश्व युद्ध को अवसंभावी बना दिया, ये दोनों के बीच का मतभेद। तो ये दोनों संधि हुई तो फ्रांस कहीं ना कहीं मुसोलिनी को विश्वास में लिया, लेकिन अब मुसोलिनी ने एक बड़ी आक्रामक नीति अपना ली जिसमें फ्रांस के हाथ भी बंध गए। आप लोग मेंटली अलर्ट रहना। मुसोलिनी ने, मैंने आपको बताया है कि अक्टूबर 1935 में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था। ब्रिटेन बहुत आग बबूला हुआ क्योंकि उसने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। इथियोपिया मिस्र के बगल में ही था, अफ्रीका में। तो जब अक्टूबर 1935 में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन आग बबूला हो गया और ब्रिटेन ने तुरंत इस मामले को राष्ट्र संघ में लाया, लीग ऑफ नेशंस में। और लीग ऑफ नेशंस ने इटली के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी, मतलब इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, आर्थिक नाकेबंदी लगाई। तो अब मैं स्टूडेंट्स जरा इस बात को समझिए कि अब चूंकि लीग ऑफ नेशंस में, चूंकि फ्रांस तो एक रेस्पॉन्सिबल पावर था और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम कर रहा था यूरोपीय व्यवस्था को बचाने के लिए, और वैसे फ्रांस का दृष्टिकोण नरम था मुसोलिनी के प्रति, लेकिन फ्रांस उसको बचा नहीं सकता था क्योंकि उसने काम कर दिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के अगेंस्ट में। तो मामला जब यूएनओ में आया तो जब यह मामला यूएनओ में आया तो फिर, सॉरी यूएनओ, लीग ऑफ नेशन, गलती है मैंने यूएनओ, जब लीग ऑफ नेशंस में यह मामला आया तो अब फ्रांस की मजबूरी हो गई कि ब्रिटेन के साथ मिलकर इटली के विरुद्ध वोटिंग करे। तो उसने इटली के विरुद्ध वोटिंग कर दिया और हिटलर को मौका मिल गया। हिटलर ने उसी समय मुसोलिनी के साथ सहानुभूति दिखाई, क्योंकि एक तो कहावत आप जानते हो कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरा भाई। और हिटलर ने जो मुसोलिनी के द्वारा जो इथियोपिया पर कब्जा किया गया था उसको मान्यता दे दी और हथियारों से मुसोलिनी को सहायता दी। बस मुसोलिनी हिटलर के निकट आ गया और देखोगे 1936 में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि मुसोलिनी हिटलर के और भी निकट आ जाएगा। तो मैं आपको मुसोलिनी की विदेश नीति समझा पाया, हाँ या ना, या कोई कसर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। मिस्टर अंकुर, इन्फॉर्म मी। माय स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा संकेत दीजिए उधर ताकि मुझे पता चल सके आपका रिस्पॉन्स कि आप क्लियर हो या नहीं। यस। ओके, अब देखिए, अब हिटलर की विदेश नीति आपको बताता हूं। हिटलर की विदेश नीति का उद्देश्य। अब देखिए, हिटलर की विदेश नीति में हमने जो उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया है बहुत ही दिलचस्प ढंग से। पहले हमने कहा वास्तविक उद्देश्य और दूसरा मैंने कहा प्रचारात्मक उद्देश्य। यानी इसका मतलब है कि वास्तविक उद्देश्य कुछ और था और प्रचारात्मक उद्देश्य कुछ और था। प्रचारात्मक उद्देश्य का मतलब हुआ कि हिटलर ने जानबूझकर प्रोपेगेंडा या प्रचार के लिए उसका प्रयोग किया, तो उसको कहते हैं प्रचारात्मक उद्देश्य। और वास्तविक उद्देश्य का मतलब है जो हिटलर वास्तव में चाहता था। तो चलिए, तो वास्तविक उद्देश्य में मैंने पहले बताया कि एक हिटलर की विदेश नीति का प्रथम उद्देश्य
वर्साई की संधि के अपमानजनक प्रावधानों को खत्म कर जर्मनी को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली देश बनाना था। मतलब कि हिटलर की विदेश नीति का प्रथम उद्देश्य वर्साई की संधि के अपमानजनक प्रावधानों को खत्म कर जर्मनी को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली देश बनाना था। मतलब ये तो सबसे पहला, अगर हिटलर से पूछते तो भाई आपका पहला उद्देश्य क्या है, तो कहता कि वर्साई की अपमानजनक संधि से जर्मनी को मुक्त करो। तो पहला उद्देश्य तो ये होना है। दूसरा कि पूरब की ओर विस्तार कर पूर्वी यूरोप के नवगठित राष्ट्रों से खोए हुए जर्मन क्षेत्र को प्राप्त करना था। क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स में तो टेरिटोरियल प्रोविजंस आपको वर्साई की संधि में बताया नहीं, क्योंकि आपके लिए फैक्ट्स ज्यादा हो जाता, लेकिन मैं आप मोटे तौर पर बता देता हूं ताकि आपको हिटलर की विदेश नीति में पता चला जाए। जर्मनी को काट काट कर छोटा किया गया था, समझ रहे हो ना। जर्मनी को थोड़ा सा काट काट कर छोटा किया गया था। एक तो जर्मनी से कुछ क्षेत्र छीनकर, आपको याद है कि चेकोस्लोवाकिया को सुडेनटेनलैंड का भूभाग दे दिया गया, इसमें 30 लाख जर्मन लोग थे। फिर जैसे देखो, अब मेंटली अलर्ट हो आप लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो उस समय जो वर्साई की संधि, जो पेरिस शांति सम्मेलन में जो वुड्रो विल्सन महोदय आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि विभिन्न नस्लीय समूह को एक पृथक राष्ट्र मिलेगा। तो वो जो राष्ट्र बना रहे थे, जैसे चेक के लिए राष्ट्र बना रहे थे, magyar के लिए राष्ट्र बना रहे थे, स्लाव के लिए राष्ट्र बना रहे थे, तो जब वो डिफरेंट नस्लीय समूह को राष्ट्र मिल रहा था तो जर्मनी ने डिमांड किया, क्योंकि देखो अब हैब्सबर्ग साम्राज्य तो मैंने आपको बताया था, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य टूटा था तो 4 राष्ट्र निकले थे। पीछे डिवाइड करोगे तो आपको मैं बहुत क्लियर कट समझाया हुआ हूं और मैटर में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो पढ़ाया है वो मैटर में भी दिया है ताकि आपको याद रहे। अब यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन मेंटली अलर्ट रहना और थोड़ा अगर थिंकिंग क्रिएचर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप याद करो, हैब्सबर्ग साम्राज्य टूटा तो उसे एक ऑस्ट्रिया निकला, एक हंगरी निकला, एक चेकोस्लोवाकिया निकला, एक यूगोस्लाविया निकला। ओके, और ये निकला, और उधर थोड़ा रूम जनसंख्या रोमानिया को मिल गया और पोल जनसंख्या पोलैंड को मिल गया। तो अब माय स्टूडेंट्स, हंगरी में magyar जनसंख्या थी, चेकोस्लोवाकिया में चेक और स्लाव थी, और उसमें भी जो आप कहोगे यूगोस्लाविया में भी। तो अब क्या है कि अब वहां पर स्लाव जनसंख्या थी, तो अब क्या है कि अब ऑस्ट्रिया में केवल जर्मन जनसंख्या बच गई। तो जर्मनी ने भी डिमांड किया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कि जब आप नस्लीय आधार पर राष्ट्र बना रहे हैं तो ऑस्ट्रिया में तो अब केवल जर्मन जनसंख्या है, तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला दीजिए ना। तो मित्र राष्ट्रों ने कहा खबरदार, ना अभी ना भविष्य में ऐसा कभी डिमांड करना। और स्पष्ट रूप से वर्साई की संधि के अनुच्छेद 80 और सेंट जर्मेन की संधि के अनुच्छेद 88 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित कर दिया कि भविष्य में भी ऑस्ट्रिया कभी जर्मनी का हिस्सा नहीं हो सकता। तो मैं स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अब बड़ी अजीब स्थिति हो गई। बड़ी अजीब स्थिति हो गई यह कि अब हिटलर आ चुका है और हिटलर चाह रहा है कि हम ऑस्ट्रिया को मिला लें। दूसरी बात, सुडेनटेनलैंड जो चेकोस्लोवाकिया के दिया गया, वहां पर 30 लाख जर्मन जनसंख्या को काट कर दिया गया। वुड्रो विल्सन को ये मंजूर नहीं था। एक तरफ आप विभिन्न नस्लीय समूह को आपस में जोड़कर राष्ट्र बना रहे हो और एक तरफ एक नस्लीय समूह को काटकर आप दूसरे किसी देश को दे रहे हो, तो कहां तक ये जस्टिस है? हाउ फार इज इट जस्टिफाइड कि आप एक नस्लीय समूह को काटकर दूसरे को दे रहे हो? तो धीरे धीरे इस बात पर प्रतिक्रिया होना बहुत ही स्वाभाविक था, तो ये जस्टिफाइड नहीं था। और
कुछ भूभाग पोलैंड को एक गलियारा सा दे दिया गया था। तो जर्मनी के तात्कालिक दो उद्देश्य थे, एक था कि वर्साई की संधि के प्रावधानों को तोड़ना, और दूसरा जो पूर्वी यूरोप में जहां जहां जर्मन जनसंख्या को उसे अलग किया गया उसको दोबारा प्राप्त करना, मतलब जर्मन जनसंख्या को जर्मनी में मिलाना। लेकिन जो उसका प्रचारात्मक उद्देश्य था वो क्या था कि पूरब में यूराल पर्वत, जैसे पूरब की तरफ जाओगे तो जर्मनी से बाहर यूराल पर्वत तक चला जाता है, यूराल पर्वत तक विस्तार कर लगभग 10 मिलियन जर्मन जनसंख्या को बसाना। ये प्रचारात्मक था, है ना। जैसे प्रचारात्मक में करे तो अखंड भारत, तो अब मान लो पाकिस्तान का खंड हो चुका, तो उस खंड को तो दोबारा मिलाना संभव नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग सैद्धांतिक तौर पर अखंड भारत की बात कर देते हैं। तो बेसिकली दैट इज द पॉइंट कि थियरी में यह था कि हम यूराल पर्वत तक विस्तार करेंगे। अधिक 10 मिलियन नहीं, यहां पर 100 मिलियन है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 100 मिलियन 10 करोड़ है, 100 मिलियन जर्मन जनसंख्या को बसाएंगे, और विश्व पर एक चौथा उसका उद्देश्य है विश्व पर अपने प्रभुत्व को कायम करना। तो विश्व पर प्रभुत्व को कायम करना वो भी प्रचारात्मक है। जैसे देखते हो आइडियल क्या है, आइडियल है कि इंडिया अखंड रहे। अगर मान लो कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, कहीं ना कहीं मन में बेचैनी तो होती ही है। तो अखंड भारत हमारा सपना तो जरूर है, लेकिन वो हकीकत से दूर है। तो उसी प्रकार से यह जो हकीकत से दूर है, विश्व पर अपना प्रभुत्व, वह व्यावहारिक रूप में हिटलर के लिए और नाजीवाद के लिए संभव नहीं था, लेकिन प्रचार के लिए वो इस शब्द का प्रयोग करता था। अब हिटलर की विदेश नीति का क्रमिक विकास आप लोगों को देखना है। तो देखो, हिटलर की विदेश नीति का जो प्रथम चरण है, कई चरणों में हम देखते हैं। तो पहला चरण आपने पढ़ा होगा 1933 से 1936 तक रहा। तो 1933 से 1936 पर अगर आप नजर डालोगे तो हिटलर का उद्देश्य क्या है? हिटलर का उद्देश्य कहीं ना कहीं 1933 और 36 के बीच है कि यही है, जैसे अभी हिटलर का जो 1933 से 36 के बीच का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है ये अभी 1939 से पहले, और यह देखो, इसमें उसका एक है कि वर्साई की संधि के प्रावधानों को क्रमिक रूप में तोड़ना। जैसे 1933 से 36 में हिटलर बहुत ही सोच समझ के, बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है। जैसे वो देखोगे अपने विदेश नीति के प्रथम चरण में उसने क्या किया कि जैसे 1933 में चांसलर बना, तो 1933 से 36 उसकी विदेश नीति का प्रथम चरण है। उसने क्या किया कि चांसलर बनने के साथ ही उसने अप्रैल 1933 में एक जर्मन सुरक्षा परिषद का निर्माण किया। ओके, जर्मन सुरक्षा परिषद का गठन किया और सैनिक तैयारी शुरू कर दी। वर्साई की संधि में उस पर नियंत्रण था कि 1 लाख से अधिक सेना नहीं बना सकता, लेकिन धीरे धीरे उसने इस क्लॉज को तोड़ना शुरू किया और अक्टूबर 1933 में तो उसने राष्ट्रसंघ के निशस्त्रीकरण आयोग से भी बाहर हो गया। तो एक तरफ जो कर रहा था वो कहीं ना कहीं वर्साई की संधि का उल्लंघन तो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने स्पीच में दुनिया को यह विश्वास दिला रहा था, अपने स्पीच में वह दुनिया को विश्वास दिला रहा था कि देखिए, माने यूरोप में जगह जगह भाषण देकर वो अपना विश्वास दिला रहा था यूरोपीय सरकारों को कि हम शांति के प्रति समर्पित हैं, हम बिल्कुल यूरोप में युद्ध नहीं चाहते,
हम यूरोप में शांति बहाल करना चाहते हैं, हमारा इरादा बिल्कुल नेक है। अब और तब चालाकी से उसने क्या किया कि 1934 में पोलैंड के साथ उसने अनाक्रामक संधि कर लिया। मैं पोलैंड में एक बात आपको बताऊंगा कि यह जो तुम देख रहे हो यह है पोलैंड। तो एक्चुअली ये पोलैंड में तुम देखोगे ईस्ट प्रशा है और ये जर्मनी है। तो पोलैंड को समुद्र तट तक ये देखो ये गलियारा दिया गया है। अभी आपको नहीं दिखेगा, ये मानचित्र में भेज दूंगा, इसको भेज देना अंकुर। तो ये जो पोलैंड है, पोलैंड में एक गलियारा आपको दिखेगा। तो जो गलियारा है उसको पोलैंड को एक गलियारा देकर समुद्र तट तक प्रवेश दिया गया था, जिस कारण से जो पूर्वी प्रशा है वो जर्मनी से अलग सा हो रहा था। मैंने ये तो किसी के दरवाजे से आप सड़क निकाल दो वही बात होगी। फिर भी हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ अनाक्रामक संधि कर ली। उसका एक अवसरवादी कदम था, ये। तो इस कारण से अब विश्वास हो चुका, यूरोपीय सरकारों को विश्वास होने लगा कि देखो हिटलर का इरादा नेक है, जब पोलैंड से अनाक्रामक संधि कर सकता है इसका मतलब है युद्ध नहीं चाहता है। और सबसे बढ़कर 1935 में उसने क्या किया पता है? ब्रिटेन के साथ उसने एक नौसैनिक समझौता किया और जानबूझकर अपनी नौसैनिक क्षमता को ब्रिटिश नौसैनिक क्षमता के आधे से भी कम कर लिया। अब तो ब्रिटेन संतुष्ट हो गया कि भाई देखो हिटलर को लोग गलत समझते हैं, अरे उसका इरादा बिल्कुल नेक है। जो कि ब्रिटेन के तो एक बड़ी कमजोरी थी, अगर कोई उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देता तो ब्रिटेन उसका शत्रु बन जाता। कोई अगर उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देता तो। और चूंकि हिटलर ने उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी बल्कि अपनी नौसैनिक क्षमता को जानबूझकर कम कर लिया, तो ब्रिटेन संतुष्ट हो गया। अब इधर ब्रिटेन को संतुष्ट कर दिया, पोलैंड के साथ अनाक्रामक संधि कर ली। तब देखो क्या चालाकी करता है। जैसे देखो ये फ्रांस है, तो फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस की सीमा पर जो राइनलैंड का भूभाग था जर्मनी का, उसमें 31 वर्ग मील भूभाग को डिमिलिटराइज कर दिया गया था। मतलब फ्रांस की सीमा पर जो जर्मनी का ही भूभाग था, लेकिन उसमें कह दिया गया था कि फ्रांस की 31 वर्ग मील का भूभाग जो जर्मनी का था वह उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया था। उस 31 वर्ग मील की भूभाग में जर्मनी अपनी सेना नहीं भेज सकता था। लेकिन हिटलर ने क्या चालाकी की कि मार्च 1936 में उसने जर्मन सेना को कहा कि फ्रांस की सीमा पर जो असैनिकीकृत क्षेत्र है उसमें जाओ और अपनी सेना भेज दी। और देखो अब हिटलर उसमें कितना सावधान है। देखो कहा जाता है कि जिस सैनिक कमांडर को भेजा गया उसे एक बंद लिफाफा दिया गया। कहा गया कि अगर उधर से मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रतिरोध हो तो तुम आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बंद लिफाफे को फाड़कर पढ़ लेना, तब निर्णय लेना। अब मैंने बंद लिफाफे को फाड़कर निर्देश पढ़ लेना। लेकिन जब जर्मनी सेना लेकर गया तो उसमें ब्रिटेन फ्रांस भी कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया, तो सेना उस असैनिकीकृत क्षेत्र में गया, लेकिन उधर से मित्र राष्ट्रों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं आया। इसलिए उस सैनिक कमांडर को उस लिफाफे को फाड़कर आदेश पत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई। लेकिन ये जिज्ञासा के विषय है कि आखिर उस इन्वेलप में क्या था, किस तरह का आदेश था। तो जब इसकी छानबीन हुई तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उस इन्वेलप में जो आदेश पत्र था उसमें लिखा हुआ था शीघ्र लौट जाओ। मतलब कि जब उधर से कोई प्रतिरोध आए तो निर्देश, मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्देश पढ़ना। निर्देश में लिखा हुआ था रिटर्न बैक फास्टली, मतलब पीछे हट जाओ, निकल जाओ वहां से, मतलब लड़ो मत। कितना सधा हुआ कदम था। 1936 तक, उसका 1933 से 36 तक पहला चरण पूरा हुआ, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से अपने काम को आगे बढ़ाया। अब दूसरा चरण आएगा 1936 से 1938 के बीच,
और तीसरा चरण आएगा 1939 में, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी होंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक होगा, प्रसार भी होगा। तो कैसे कैसे वॉर विभिन्न चरणों में चला, तो ये कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये इसमें एक क्लास मुझे लगता है और भी लग जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन भी दिखाना है, विभिन्न पावर के इक्वेशन को भी दिखाना है, कुछ क्वेश्चंस भी करना है। तो कल का क्लास मैं इसी टॉपिक पर दे रहा हूं और आज मैं यही रुक रहा हूं। पहले ये बताइए, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है? तो आज मैं यही रुक जाता हूं, फिर आई विल सी यू टुमारो। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो।